हेलो दोस्तों, मैं अमर सिंह द आचार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 10th की साइंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर आज पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। अगर समझ में आए तो ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप डिसलाइक भी करके जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आप देख कर ही समझ सकते हैं कि आज ये लेसन पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो आज हम इस लेसन की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए अब इस लेसन की शुरुआत करते हैं, उसके बाद बात में बात होंगी। ठीक है, तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आप लोग क्लास 10th में जानते होंगे कि पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको हम आज इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि एक वीडियो में ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो आइए इस वीडियो को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिवर्तन। इस चैप्टर में अगर आपको पढ़ना होगा तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? परिवर्तन। तो परिवर्तन क्या? परिवर्तन का मतलब सीधी बात है, किसी चीज में बदलाव दिखना ही परिवर्तन कहलाता है। अब उसमें बदलाव कुछ भी हो सकता है, भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है, रासायनिक भी परिवर्तन हो सकता है। तो अब एक एक चीज समझते हैं। तो परिवर्तन का मतलब समझ में आ गया होगा, किसी भी चीज में बदलाव दिखना, किसी भी पदार्थ के गुण में, संरचना में, आकार में, आकृति में परिवर्तन दिखना ही क्या, बदलाव दिखना ही क्या कहलाएगा? परिवर्तन। अब परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें उसका न गुणधर्म बदले, ठीक है, न कोई नया पदार्थ बदले। तो लिखेंगे क्या? आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ना ही उसका गुणधर्म बदलता है, तो उसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे इसमें आप समझ सकते हैं, कागज का फाड़ना, कागज का फाड़ना, लकड़ी का काटना। अगर आप ये कागज फाड़ देते हो या लकड़ी को काटते हो तो उसमें आप लोग को केवल वो छोटा होता हुआ दिखेगा, बाकी उसके गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कागज है, कागज को आप फाड़ेंगे तो सफेद का सफेद ही दिखेगा, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा। अब रासायनिक परिवर्तन समझेंगे तो उससे आपको यह ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, बहुत रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण हो और साथ साथ उसका गुणधर्म भी बदल जाए। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण हो और उसके साथ साथ उसका गुणधर्म भी बदल जाए, तो वो परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाए? रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें देखिए, रासायनिक परिवर्तन में कई चीजें देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ही ले लें, लकड़ी का जलना। क्या? लकड़ी का जलना। देखिए, यहां से अभी आपको ये एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लकड़ी का जलना, अगर आप लकड़ी को जलाते हैं, देखिए इसमें क्या क्या परिवर्तन दिखेगा। पहली चीज, इसकी अवस्था बदल जाएगी। लकड़ी को आप जलाएंगे तो लकड़ी से क्या बन जाएगा? कोयला बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, ताप भी परिवर्तन हो जाएगा, ऊष्मा इसमें से मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको जलाते हैं तो यहाँ पे इसका रंग परिवर्तन हो जाएगा और इसमें देखिए प्रकाश भी मिलेगी। ठीक, तो याद रखिए, देखिए जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो इसमें कुछ न कुछ चीजें आपको देखने को जरूर मिल जाएगी, और इसमें क्या होगा, आपको ये सभी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन भी समझ में आ गया होगा। तो एक बार ये तीनों फिर से जल्दी से समझ लेते हैं। परिवर्तन क्या है? तो किसी भी पदार्थ के गुणों में परिवर्तन दिखना क्या कहलाएगा? पर किसी भी पदार्थ के में बदलाव दिखना ही परिवर्तन कहलाएगा। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण ना हो, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे कि कागज का फाड़ना, लकड़ी का काटना,
ठीक है। कुछ चीज आप पीस सकते हो, चाप का पीसना, तोड़ना, ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल होंगे, भौतिक परिवर्तन के। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हो और उसके गुणधर्म में भी परिवर्तन देखने को मिले। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में जैसे अगर लकड़ी को जलाया जाए तो आपको ये सभी चीजें देखने को मिल जाएगी। जैसे लकड़ी को जलाने पर अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो तापमान में परिवर्तन, लकड़ी जलाएंगे तो उसमें ये तापमान में परिवर्तन होगा। उसके बाद ऊष्मा, लकड़ी को जलाकर, जैसे ठंड का मौसम चल रहा है तो आप ऊष्मा भी ले सकते हो। उसके बाद रंग परिवर्तन, आप लकड़ी को ऐसे देखिए किस तरीके की रहेगी, जलाने के बाद इसका रंग बदल जाएगा। उसके बाद प्रकाश परिवर्तन, और साथ में इसके आपको धुआं भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये थे रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, तो रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि अगर घर में मम्मी, दीदी या कोई भी जैसे आपके घर में खाना बनाते हैं तो उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर हम बात कर लें, चावल ही बनाने की बात कर लें, तो चावल बनाने के लिए क्या किया जाता है, आप देखते हैं चावल और पानी को डाला जाता है, उसके बाद उसको ऊष्मा दी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका उससे तैयार होता है उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। अंतर देखने को क्या मिलेगा कि पहले चावल और पानी अलग अलग थे, उसके बाद जैसे चावल आपका पक के तैयार हो जाता है तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि पानी की मात्रा हो जाती है। तो आप अगर वहाँ से समझे तो देखिए उसका स्वाद भी बदल गया, थोड़ा सा वो फूल भी जाएगा। तो इस प्रकार इसमें ये रासायनिक अपक्रिया, इसको अब केमिस्ट्री की भाषा में समझे, रासायनिक की भाषा में, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को तत्वों या यौगिकों को आपस में मिलाया जाता है या अपक्रिया कराते हैं तो उससे एकल उत्पाद का निर्माण हो, एकल उत्पाद का निर्माण हो तो उसी को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो आप लोग परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिखिए, जब दो या दो से अधिक तत्व, यौगिक या पदार्थों की आपस में अपक्रिया कराते हैं तो उससे एकल पदार्थ का निर्माण होता है, इसे ही रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कुछ भी, इसका एग्जाम्पल यही देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर अमोनिया को ले लें, अमोनिया को अगर HCl के साथ अपक्रिया करा दें, ठीक है, तो अमोनिया को अगर HCl के साथ अपक्रिया कराते हैं तब ये बना लेता है अमोनियम क्लोराइड। क्या बना लेता है, अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम अगर नहीं पता तो आप लोग लिख लीजिए, इसका नाम अमोनिया है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। इसे नौसादर भी बोलते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर समझना चाहें, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को अगर हम क्लोरीन के साथ करा दें, ठीक है, मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ करा दें तो बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है इसके, इसमें आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखते हैं रासायनिक अपक्रिया की पहचान। तो रासायनिक अपक्रिया की पहचान में आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएगी। तो रासायनिक अपक्रिया के पहचान में आप ये लिख सकते हो कि रासायनिक अपक्रिया के पश्चात उसकी अवस्था परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन, रंग परिवर्तन, प्रकाश और धुआं, जैसा कि आप लोग देख चुके हो। यहाँ से अब देखिए इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन वो याद रखिएगा कि दूध से दही का बनना, ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है, तो याद रखिए दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। ये क्वेश्चन आप लोग एकदम रट लीजिए कि दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो अब देखिए रासायनिक अपक्रिया की पहचान भी पता चल गई कि रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे की जाएगी। अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, ऊष्मा परिवर्तन, रंग परिवर्तन और प्रकाश और धुआं, ये सभी परिवर्तन अगर आपको दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाए कि रासायनिक अपक्रिया हुई है, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को समझने के लिए जैसे इसी को हम मैग्नीशियम को अगर हम लिख लें मैग्नीशियम और यहाँ पे हम लिख लें क्लोरीन,
मैग्नीशियम को अगर क्लोरीन के साथ अपक्रिया करा दें तब यहाँ पे बनाता है क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखिए रासायनिक समीकरण को समझने के लिए यहाँ से सबसे अच्छा ये है कि देखिए रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके प्रतीकों और सूत्रों के रूप में लिखना, प्रतीकों व सूत्रों के रूप में लिखना, सूत्रों के रूप में लिखना, प्रतीकों व सूत्रों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए रासायनिक समीकरण की परिभाषा देखिए क्या लिखेंगे, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, ठीक है, पदार्थों को प्रतीकों व सूत्रों के रूप में लिखना, ठीक है, प्रतीकों व सूत्रों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे इसका आप देखिए मैग्नीशियम को हम Mg से प्रदर्शित करते हैं तो इसका प्रतीक होता है Mg, क्लोरीन का प्रतीक Cl, ठीक है, और मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रतीक MgCl2। तो ये देखिए ये प्रतीक किसके हैं, या तो बोल सकते हैं आणविक सूत्र भी, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज और ऐड करेंगे, समझेंगे। तो देखिए रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ठीक है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्व यौगिक या पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अपक्रिया के पश्चात उत्पन्न पदार्थ या बने पदार्थ को क्या बोलते हैं, उत्पाद, ठीक है। तो यह भी याद रख लीजिए, अभिकारक हेडिंग डाल के लिख लीजिए कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और यहाँ पे लिख लीजिए उत्पाद, तो उत्पाद को क्या लिखेंगे, रासायनिक अपक्रिया के पश्चात उत्पन्न पदार्थ या बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण हो गए, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। देखिए आप लोग का अगर क्वेश्चन पूछा जाना तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं पूछता, और पूछेगा तो केवल एक क्वेश्चन ये अभी तक सबसे ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट आप लोग का, यहाँ से पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से इम्पोर्टेंट है पूरा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, संयोजन अपक्रिया क्या है। संयोजन अपक्रिया, अगर आप रासायनिक अपक्रिया समझ गए हो तो सेम परिभाषा उठा के आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो संयोजन अपक्रिया में लिखिए, देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, ठीक है, या आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो लिखें, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ये वही ऊपर वाला लिख सकते हैं, NH4 बन जाएगा और Cl बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर इसका लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल। चलिए यहाँ पे अगर हम लेना चाहें तो कैल्शियम ले लें, दूसरा एग्जाम्पल कैल्शियम ले लें और ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करा दें तो कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। संतुलित नहीं तो संतुलित करने के लिए 2 से यहाँ गुणा कर दें और 2 से ही ये तीर आप लोग सही से बना लीजिए, 2 यहाँ गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर हम लिख के समझा देते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल, कैल्शियम को अगर ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करा दो तो कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। अब ये देखिए इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन, तो बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करके यहाँ भी 2 से गुणा कर दें तो अब देखिए ये संतुलित हो गए। और संतुलित करने के लिए भी बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाता है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें अच्छे से समझा देंगे कैसे संतुलित किया जाता है, ठीक।
तो देखिए ये समझ में आ गया होगा रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में संयोजन अपक्रिया की जब दो या दो से अधिक तत्व यौगिक अथवा पदार्थ को आपस में अपक्रिया कराते हैं तो उससे एकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसे ही रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या होती है? तो याद रखिए ये वियोजन अपक्रिया, इसको हम सीधा समझ सकते हैं संयोजन अपक्रिया का उल्टा होता है। संयोजन अपक्रिया का क्या होता है? उल्टा। संयोजन अपक्रिया को उल्टा का क्या मतलब है कि उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को आप मिलाते हो तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पे किसी एक पदार्थ को जब हम अपक्रिया कराते हैं तब वह दो या दो से अधिक तत्व यौगिक अथवा पदार्थों में टूट जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो ये दोनों को मिलाने पर ये बना, तो अगर इसका उल्टा का मतलब यही है कि इसको अपक्रिया करा दें तो ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यही अपक्रिया क्या कहलाते हैं? वियोजन अपक्रिया। तो इसमें लिखेंगे क्या कि जब किसी बड़े यौगिक अथवा पदार्थ की अपक्रिया कराते हैं तो वह छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है, तो इस अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अपक्रिया हो गई। वियोजन अपक्रिया की ये तीन भाग जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं कोई भी। ठीक है, तो ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया क्या होती है? इसका वियोजन का मतलब याद रखिए कि टूटना होता है, बड़े चीज का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऊष्मीय अपघटन तो इसमें लिखेंगे वह अपघटन अपक्रिया, वियोजन को अपघटन के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए कभी शायद आपसे पूछ सकता है वियोजन अपक्रिया को, तो वियोजन अपक्रिया या इसको बोलते हैं अपघटन अपक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, याद रखिए ये दोनों एक ही नाम है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको तीन भागों में तीन अपक्रिया इसकी पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहले ऊष्मीय अपघटन। तो याद रखिए वह अपघटन अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक ऊष्मा के प्रभाव के द्वारा, ऊष्मा के प्रभाव के द्वारा छोटे छोटे तत्वों यौगिकों अथवा पदार्थों में टूट जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक ऊष्मा के प्रभाव के द्वारा छोटे छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाता है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। तो इसमें आप एक शब्द याद रखिए, ऊष्मा के प्रभाव के द्वारा, ऊष्मा के प्रभाव के द्वारा हुआ अपघटन। ठीक है, हुआ अपघटन क्या कहलाएगा? ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। तो लिखिए आप लोग वह अपघटन अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक ऊष्मा के प्रभाव के द्वारा अपघटित हो जाता है, तो उसे ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये अभी बड़ा यौगिक है, इसको हमने ऊष्मा दी। ठीक है, ऊष्मा के प्रभाव के द्वारा ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है, तो देखिए वही अपक्रिया हुई ना, ये इसकी जगह अगर इसको समझ लें कि यहाँ रख दें, ठीक है, तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे जब कोई बड़ा यौगिक ऊष्मीय अपघटन के द्वारा छोटे छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाता है, तो ऐसी अपक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, अब देखिए उसके बाद ये प्रकाश अपघटन अपक्रिया, ये भी सेम है कि वह अपघटन अपक्रिया या ऐसी अपघटन अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के द्वारा छोटे छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाता है, तो उसे प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा हुआ अपघटन, हुआ अपघटन प्रकाश अपघटन कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें तो जैसे सिल्वर क्लोराइड
अगर आपको नाम नहीं पता तो आप नाम लिखते चलिए। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये AgCl, ये लिखा है सिल्वर क्लोराइड। इसको जब सूर्य के प्रकाश में अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे ये टूटेगा सिल्वर Ag में और ये क्लोरीन में टूट जाएगा। तो देखिए ये बराबर नहीं, तो इसको बराबर करने के लिए 2 से यहाँ गुणा कर देंगे और 2 से यहाँ, तो ये संतुलित हो गया। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद विद्युत अपघटन क्रिया। तो ये दोनों समझ में आ गया, तो ये भी समझ में आ गया होगा कि इसमें देखिए ऊष्मा के प्रभाव के द्वारा अपघटित हुआ। यहाँ पे अगर हम देखें सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपघटन हुआ, और अब यहाँ पे देखें तो ये विद्युत के प्रभाव के द्वारा। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक विद्युत के प्रभाव के द्वारा, विद्युत के प्रभाव के द्वारा छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है, तो ऐसी अपक्रिया को विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए एक बार फिर सुनिए, वह अपघटन अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक विद्युत के प्रभाव के द्वारा अपघटित हो जाता है, तो ऐसी अपक्रिया को विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे ये देखिए जल है, जल में आप अगर विद्युत अपघटन कराते हैं तब ये हाइड्रोजन में टूट जाता है और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको संतुलित करने के लिए देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है लेकिन इधर 2, तो यहाँ 2 से गुणा कर दें तो ये देखिए ऑक्सीजन तो बराबर हो गए लेकिन हाइड्रोजन इधर कम है, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए वह अपघटन अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक विद्युत के अपघटन के द्वारा छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है, तो ऐसी अपक्रिया को विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल आपको 4-6 नहीं बोलेगा, एग्जाम्पल केवल आपको एक ही लिखना है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो मान लीजिए यही क्वेश्चन आपसे पूछा विद्युत अपघटन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आप विद्युत अपघटन अपक्रिया की परिभाषा लिख दीजिए, उसके बाद एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, आपका हो गया। ठीक है, तो अब देखिए विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या है, तो देखिए ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके खुद अपक्रिया कर ले, तो ऐसी अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि बात को यही समझ लीजिए एकदम कि यहाँ पे देखिए कॉपर कम क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है जबकि जिंक ज्यादा क्रियाशील है। तब देखिए ये जिंक जो है इसको विस्थापित कर देगा और इसके साथ ये खुद अपक्रिया कर लेगा। अब देखिए ये इसके साथ अपक्रिया करने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे जिंक सल्फेट बना लेगा। ठीक है, और ये कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक, तो देखिए यहाँ आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, तो ऐसी अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। इसका आप सीधा से एक एग्जाम्पल अपना समझ सकते हैं कि आप लोग के दोस्त भी होंगे तो दोस्त से भी इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए ये और ये दोनों बहुत खास फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। तो अगर आप देखो ये इसके साथ है, अब मान लीजिए कहीं इनको दोनों को टूर जाना, तो ये क्या करेंगे, इसको जहां तक होगा छोड़ने की कोशिश करेगा, और छोड़ने की कोशिश करने की वजह से ये दोनों मान लीजिए अब जैसे एक ही बाइक है, एक बाइक पर ये क्या करेंगे, ये दोनों चले जाएंगे और इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि मतलब जो अधिक क्रियाशील होगा, जैसे ये मान लीजिए कम पैसे वाला, ये ज्यादा पैसे वाला, तो अब ये भी क्या करेगा, ये सोचेगा अगर इसको ले जाऊंगा तो मुझे खुद खर्च करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये क्या करेगा, इसके साथ आसानी से चला जाएगा और इसको छोड़ देगा कोई ना कोई बहाना बना के। ठीक है, तो इसका ये एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो लिख लीजिए इसका, देखिए लिखेंगे क्या, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल ये समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल अगर लिखना चाहे तो ये चीज इधर सेम रहने दे, यहाँ पे फेरस कर लें। तो इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये फिर इसको विस्थापित करेगा, Fe बना लेगा SO4 और यहाँ पे कॉपर को विस्थापित कर देगा। ठीक, तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी इसके नाम से ही पता चल रहा है। ऊष्माक्षेपी का क्या मतलब है? देखिए क्षेपी का मतलब होता है कि ये ऊष्मा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। उत्सर्जित का मतलब ये ऊष्मा को निकालेगा। तो इसमें लिखेंगे क्या, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा के वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें रासायनिक अपक्रिया के पश्चात ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा निकलती है, तो ऐसी अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो समझ में आया? देखिए फिर से समझिए, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात, ये देखिए यहां से अपक्रिया कराई गई, ये अपक्रिया के पश्चात ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा निकलती है, तो ऐसी अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आप सीधा समझ सकते हैं कि ऊष्मा अगर निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी तो उसे क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। यहाँ पे देखिए कई बार क्वेश्चन और 2023 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर बात को समझिए, ये तीर जो बनी है ना, तीर इधर वाला जो क्या होता है, उत्पाद होता है। क्या होता है? उत्पाद। याद रखिए, अगर उत्पाद में आपको अगर प्लस में ऊष्मा लिखा हुआ दिख रहा है तो आप सीधा लिखेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अगर यही ऊष्मा इधर अगर माइनस में, अभिकारक में अगर माइनस में करके लिखा, जैसे यहीं पे माइनस में अगर ऊष्मा लिखी होती, तब ये आपकी कौन सी अपक्रिया होती, तो भी ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती, क्योंकि ये इधर से इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो ये बात याद रखिए, 2023 में इसमें कई सेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात याद रखिए। और बहुविकल्पी इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कोई भी एग्जाम्पल उठा के दे देगा, उसमें आपको ये तीनों चारों में से किसी एक, चारों अपक्रिया का नाम दे देगा, आपको बताना होगा कौन सी अपक्रिया है। तो इसकी पहचान याद रखिए कि उत्पाद में ऊष्मा निकलेगी और प्लस में होगी। दूसरी बात, कभी अगर मान लीजिए इधर आ जाता है, अभिकारक में ऊष्मा आ जाएगी, तब वह हमेशा माइनस में लिखी होगी, तभी ऊष्माक्षेपी की है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी समझ में आ गया। ऊष्माक्षेपी में क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें रासायनिक अपक्रिया के पश्चात ऊष्मा निकलती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए ऊष्माक्षेपी हो गया, तो अब यहाँ पे ऊष्मा शोषी अपक्रिया होगी। ये ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अब देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है कि इसमें ऊष्मा को ये क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिक्रिया के साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है या ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, तो ऐसी अपक्रिया को ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। या तो सीधी बात ये बोल सकते हैं, अपक्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिखें, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ऐसी अपक्रिया को ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आप देखें ऊष्मा इधर लिखा हुआ है। अब याद रखिए, अगर अभिकारक, ये आपका क्या है, अभिकारक, अगर अभिकारक में प्लस में ऊष्मा तो मतलब ऊष्मा शोषी, अगर अभिकारक में माइनस में ऊष्मा मतलब ऊष्माक्षेपी। याद रखिए, देखिए यहाँ पे अगर इस साइड, ठीक है, अभिकारक में अगर आ जा रहा, अभिकारक में अगर माइनस में ऊष्मा है तब वह होगी ऊष्माक्षेपी। ठीक है, और यदि प्लस में आ जा रहा है तो ऊष्मा शोषी। यहाँ पे देखिए, जब ऊष्मा के साथ ये मरकरी ऑक्साइड को अपक्रिया कराते हैं तब मरकरी अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो इसको बराबर करने के लिए दो यहां से गुणा कर देंगे, दो यहां। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीकरण,
ये भी बहुत बार पूछा गया ऑक्सीकरण और अपचयन, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज जो बताऊंगा आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और आपको एक चीज बता दूं, मैं जो भी क्लास आपकी लेने आऊंगा उसमें आपको एक ना एक ट्रिक जरूर मिलेगी, कम से कम एक ट्रिक तो कंफर्म है मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग एक ट्रिक ये लेकर जाइए कि ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और बच्चों को अपचयन में बहुत दिक्कत होती है, तो याद रखिएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इधर अच्छे से और बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर अगर अभी आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम से पहले पूरी साइंस यहाँ पे कंप्लीट करा दी जाएगी। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, और आपको पढ़ के मजा भी आएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग देखिए, आगे देखते हैं ऑक्सीकरण क्या है। देखिए, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को एक नाम से और जानते हैं उपचयन। तो याद रखिए ऑक्सीकरण क्या होता है। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, बच्चों को यह तो पता होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि, और हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, लेकिन दोनों में सेम चीज होता है, तो बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि किसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और किसमें कमी होगी। तो देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में हमेशा ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि, और वृद्धि या योग भी आप कह सकते हैं, और हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी। तो देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ये देखें तो ऑक्सी है ना, दोनों में अगर आप देखें तो क्या है, ऑक्सी। तो याद रखिए ऑक्सी ऑक्सी जब मिल जाएगा तो ये बताओ इसकी प्रबलता ज्यादा हो जाएगी, इसकी ताकत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब से याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण में भूलने की कोई जरूरत ही नहीं, आप कभी भूल ही नहीं सकते हो कि ऑक्सीजन आए तो मतलब ऑक्सीकरण की, अगर ऑक्सीकरण आए तो सीधा याद रखिए ऑक्सीजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का योग होगा। ठीक है, तो याद रखिए वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, अभी दोनों अलग है। अब देखिए जब अपक्रिया कराई गए तो कॉपर के साथ इसका योग हो गया, यहाँ पे कॉपर जुड़ गया ना, तो ये हो गया आपका यहाँ पे ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये ले लें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ले लें, इसकी अपक्रिया करा दें, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गए। अब देखिए दोनों को अगर यहाँ पे देखें तो संतुलित नहीं, संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए। अब 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन कॉपर इधर 2 इधर 1, तो यहाँ भी लगा दीजिए, ये संतुलित होगा। इसी प्रकार यहाँ भी देख सकते हैं सेम। ठीक, तो याद हो जाएगा ऑक्सीकरण हमेशा के लिए। ऑक्सीकरण में याद रखिए ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो अब अपचयन देखते हैं, अपचयन क्या होता है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, अपचयन की बात कर लें, अपचयन में देखिए एक में ऑक्सीजन की वृद्धि तो दूसरे में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी होगी इसमें, और हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि। अब ये बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीकरण में, तो आप हमेशा याद रखिए दोनों में जो मिल रहा है वहां से आप समझ सकते हैं कि भैया यहाँ पे क्या होगी, इस चीज की वृद्धि होगी। अब यहाँ पे देखिए अपचयन, अपचयन में सीधा आप इसका उल्टा बता दीजिए,
एक याद कर लीजिए, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं, बस उसका उल्टा। तो अपचयन में सीधा लिख दें, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड में ये ऑक्सीजन की कमी होना है, ये ऑक्सीजन की कमी होना, या तो इसको निकलना ही पड़ेगा यहाँ से अगर अपचयन है। तो यहाँ से देखिए, ये कॉपर से हट गया आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ ये योग कर लिया और कॉपर के साथ ये कमी कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अब देखें रेडॉक्स अपक्रिया, ये दोनों कम पूछा गया लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, अगर आपको ये दोनों समझ में आ गया तो इससे ये बना है। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, सीधा बता देंगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ क्रियाएं होती है, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, तो उसी को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें, क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, और इसको हम हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करा दें, तब आप ये बताइए, यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर भैया ऑक्सीजन जब निकलेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या कहलाएगा, अपचयन। इसको और नीचे लिख दें तब अच्छे समझ में आ जाएगा। ये कॉपर ऑक्साइड है और इधर हाइड्रोजन है, अब क्रिया कराएंगे, यहाँ से हर हाल में ऑक्सीजन को निकलना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे कॉपर बचा। तो ये बताइए, अगर आप देखें तो ये बताओ ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी। ऑक्सीजन की कमी का मतलब ये क्या हुआ, अपचयन है। आपको ये दर्शाना भी पड़ेगा कि यहाँ पे ये अपचयन हुआ है कि ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये अपचयन हुआ और इसके साथ ये बताइए इसका योग होगा, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण, ठीक। अब देखिए इस चैप्टर की केवल 2 हेडिंग बची है, लास्ट 2 हेडिंग, और ये बहुत आसान है, ये आप लोग दैनिक जीवन में खूब देखते हैं, खूब सुनते हैं, बस इसके नाम से थोड़ा परिचित नहीं। तो आज इसको अच्छे से समझते हैं, संचारण क्या है। देखिए संचारण, आप लोग अक्सर देखे होंगे दरवाजे में जंग लग जाता है, जंग का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं मूर्छा, ठीक है। तो जंग लग जाता है, या तो आप लोग देखते होंगे घर में अगर कोई चांदी का कोई चीज पहनता है तो उसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है, ठीक है। और या तो आप लोग कभी पीतल देखे हो तो पीतल में हरी परत चढ़ जाती है, तो ये संचारण। और ये संचारण होता कैसे, ये समझिए। तो जब कोई धातु या तो वायु में खुली पड़ी रहेगी तब उसके साथ ऐसे होगा, या तो उस पर कोई अम्ल डाल दिया जाएगा तब ऐसे होगा। आर्द्रता होगी, आर्द्रता का मतलब वायु में नमी होती है, ठीक है। और या तो नमी में कोई चीज पड़ी होगी तब वह क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाती है, मतलब वह ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कर लेती है, जिसके कारण वह क्या होने लगती है, संचारित। और यह घटना ही क्या कहलाती है, संचारण। तो संचारण क्या होता है, आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद अच्छे से लिख सकते हैं। जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी, वायु के संपर्क में आती है तो वह संचारित होने लगती है, और यह घटना ही संचारण कहलाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, जब कोई धातु किसके संपर्क में, वायु के संपर्क में आए, नमी, अम्ल, आर्द्रता के संपर्क में आती है, आर्द्रता के संपर्क में आती है, तब वह संचारित होने लगती है, और यह घटना ही संचारण कहलाता है, ठीक है। देखिए मैंने इतना शॉर्ट में लिख दिया। जब कोई धातु, यहाँ पे आप आगे ये भी दर्शा सकते हो कि कोई धातु है, धातु अगर किसके संपर्क में आएगी, वायु के संपर्क में, या नमी या अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह संचारित होने लगती है, और यह घटना क्या कहलाती है, संचारण। अब देखिए संचारण का उपाय भी कभी कभी पूछा जाता है, संचारण का उपाय कैसे करते हैं।
तो संचारण का उपाय का मतलब ये है, आप बताइए लोहा है, लोहा को आप कैसे बजाते हो? दरवाजा मान लीजिए घर में लगता है, तो घर में लगता है तो उसके बाद सबसे पहले लोग क्या करते हैं, कहते हैं भैया इसमें प्राइमर लगा दो, ठीक है, प्राइमर लगा देते हैं, उसके बाद क्या कर देते हैं, पेंट लगा देते हैं, ठीक है। तो उपाय में आप ये लगा सकते हो कि भैया उसको पेंट करके बचाया जा सकता है, ठीक है, उस पर किसी चीज का लेप लगा के, पॉलिश लगा कर। तो इस प्रकार आप पॉलिश करके उसको क्या कर सकते हो, उसको बचा सकते हो, संचारित होने से रोक सकते हो। अब लास्ट हेडिंग इस चैप्टर की है विकृत गंधिता। यह हेडिंग पढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी दोस्त यार हो या रिलेटिव कोई हो तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से इस वीडियो को पढ़ सके और अच्छा नंबर ला सके। ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, बोर्ड एग्जाम से पहले आपको पूरी साइंस कवर करा दी जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं विकृत गंधिता। इसके नाम से ही पता चल रहा है, विकृत मतलब एक विशेष प्रकार की आपको गंध आएगी, और गंधिता का मतलब यहां से आप गंध को निकाल लें, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या होती है, जब कोई वसायुक्त या तैलीय पदार्थ, जब कोई वसायुक्त, वसायुक्त का क्या मतलब है, या तैलीय खाद्य पदार्थ, तैलीय खाद्य पदार्थ, तैलीय खाद्य पदार्थ जब वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ काफी लंबे समय तक रखे रहते हैं, तब वह ऑक्सीकृत हो जाती है, मतलब वह वायु के साथ अक्रिया कर लेती है और उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे अक्सर कि मान लीजिए शादी विवाह में जाते हैं, या घर में भी देख लीजिए, आप कोई खाना बना के 2-4 दिन के लिए रख दीजिए तो उसमें एक अजीब से गंध आने लगती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। तो इसे आप लिखेंगे कैसे, जब वसा युक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ काफी लंबे समय तक खुले में रख दिया जाता है या ऐसे रख दिया जाता है, तो वह ऑक्सीकृत हो जाती है, वह वायु के साथ अपक्रिया कर लेती है और उसमें से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। तो यह चैप्टर आपका अच्छे से समाप्त हो गया है, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको हर एक टॉपिक समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी और टॉपिक समझ में आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में और शानदार टॉपिक के साथ।